Dear students, today we will start the topic torque acting on a current carrying coil placed in a magnetic field. To understand this topic, firstly we should understand the diagram. In the diagram you can see that in this diagram, I am discussing this diagram first. So in this diagram you can see that there is a rectangular coil PQRS. There is a rectangular coil PQRS in which the length of the rectangular coil is denoted by small l and the breadth of this coil is denoted by small b. When this current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the uniform magnetic field is represented by equidistant parallel lines. Equidistant parallel lines. These equidistant parallel lines represents that the magnetic field is uniform in nature. Now, when this current carrying coil is placed in magnetic field, then some torque acts on it. जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कॉइल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है. मैंने कहा कि फील्ड यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि कहीं पे भी फील्ड कम या ज़्यादा नहीं हो रहा. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है कि यहाँ पे तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिज्म कम है. लाइंस दूर दूर है यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिज्म कम है. तो ये कैसा फील्ड होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है. कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा नहीं है. तो उसको हम इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं. हमने ऐसी लाइन बना देनी है और ये लाइन आपस में समान दूरी पे हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो फील्ड कैसा है? वो फील्ड यूनिफॉर्म है. अब देखो डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें, इफ़ वी केयरफुली नोटिस इन द डायग्राम, देन वी कैन सी दैट there are four forces acting on the arms of the rectangular coil. अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं कि चार फोर्सेस रेक्टेंगल की आर्म्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3 एंड फोर्स F4. ये चार फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. अब देखो अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो F1 और F2 फोर्स है, ये दोनों F1 और F2 फोर्स जो हैं इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ILB. ये हमने लास्ट जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमारे पास यही रिजल्ट आया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करता है. और वो फोर्स हमने डेरिवेशन से वहाँ डिराइव किया था, वो हमारे पास आया था F = ILB. तो वही फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी. F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू हमारे पास क्या है? ILB. इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, अगर आप F1 फोर्स को देखोगे तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है. F2 को देखोगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ है. ये डायरेक्शंस हमें कहाँ से मिलती है बेटा? ये डायरेक्शंस हमें मिलती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. वहाँ से एक बार आप दोबारा पढ़ लेना इनकेस आपको डाउट आए तो. मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड के थंब और फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को हम ऐसे स्ट्रेच करें कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, यानी परस्पर लंबवत हों. उस केस में जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर यानी ये वाली जो फिंगर है, मैंने इसको थंब को डिनोट किया था F से, फादर मदर चिल्ड्रन. इस तरीके से आपको समझाया था बेटा कि हम अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करें, हम अपनी मिडल फिंगर को करंट की तरफ पॉइंट करें तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा. फादर मदर चिल्ड्रन, इस तरीके से हमने ये रूल किया था. तो अगर हम यहाँ पे भी वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें अप्लाई करके ये फोर्सेस की डायरेक्शंस निकाल लेनी है.
हम देखते हैं कि इन फोर्सेस की डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास F1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, F2 की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। अब इस केस में हमने F1 F2 इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, ILB, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब हम बात करते हैं F3 और F4 की। अगर हम F3 और F4 की वैल्यू निकालें तो हम लिखते हैं IBB साइन थीटा। फार्मूला ILB था, यहाँ हमने IL की जगह B क्यों ले लिया, स्मॉल b हमने यहाँ पे क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो ब्रेड्थ है, इस ब्रेड्थ की लेंथ ही हमने क्या मानी हुई है, B। ऊपर डायग्राम में देखो, ये ब्रेड्थ जो है इसकी लेंथ हमने क्या ली है, B ली है। ब्रेड्थ की लेंथ को हमने B से डिनोट किया है, तो हमने F3 क्या लिख लिया, IBB, और एंगल हमारे पास कितना है, एंगल हमने यहाँ पे डायग्राम में केयरफुली देखो, एंगल हमने लिया है थीटा। एंगल हमने यहाँ पे क्या लिया है, थीटा, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, साइन थीटा। लास्ट डेरिवेशन में हमारे पास F इज इक्वल टू IL क्रॉस भी आया था। जब हम क्रॉस रिमूव करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, साइन आता है। ये क्रॉस का निशान जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने साइन थीटा क्या किया, एज इट इज ले लिया। L और B मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा होता है। जब हमने F1 और F2 की वैल्यू लिखी तब तो हमने थीटा नहीं लिखा। हमने थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैंने बताया एंगल किस किस के बीच में होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं लिया, ILB लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमने साइन 90 को यहाँ डायरेक्टली 1 पुट कर दिया। तो F1 और F2 इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ गई, इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई ILB। फिर हम निकालते हैं F3 और F4। अगर हम F3 और F4 की बात करें तो उस केस में हमारे पास वैल्यू हमने क्या लिखी, IBB साइन थीटा। एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा है, इसलिए हमने ले लिया IBB साइन थीटा। अब देखो बेटा आगे हम ये देखते हैं कि जो IBB साइन थीटा वाली जो टर्म है, एक टर्म QR पे लग रही है और दूसरी टर्म कहाँ लग रही है, PS पे। F3 और F4 इन दोनों की वैल्यूज़ हैं IBB साइन थीटा। ये दोनों जो फोर्सेस हैं दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। इसी लाइन के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस लाइन के सेंटर ऑफ मास में से कोलिनियरली क्रॉस कर रही हैं। ये लाइंस, ये फोर्सेस जो हैं ये कोलिनियरली यानी एक ही लाइन में से इनके सेंटर ऑफ मास में से ये पास कर रही हैं। तब उस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, कि कोई भी हमारे पास फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यानी नेट फोर्स हमारे पास F3 और F4 के कारण नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी F3 एंड F4 दीज टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। हमारे पास कौन से दो फोर्सेस बच गए, हमारे पास एक फोर्स बच गया F1 और दूसरा फोर्स हमारे पास बच गया F2। ये दो फोर्सेस हमारे पास हैं, कौन कौन से, F1 और F2। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखते हो तो हमारे पास क्या है कि F1 जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है और जो F2 फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी जो ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ये क्वाइल क्या करेगी, QR आर्म बाहर की तरफ आएगी और PQ आर्म अंदर की तरफ जाएगी। यानी ये क्वाइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक अंदर लग रहा है तो दूसरा बाहर लग रहा है, इसलिए ये कपल बना देंगे। ठीक है, और क्वाइल क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अब कितना टॉर्क इस क्वाइल पे एक्ट कर रहा है, अगर हमें ये निकालना है तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने यहाँ पे क्या ले लिया, IBB।
फोर्स हमारे पास यहाँ क्या है, फोर्स इज आई बी बी हेयर, फोर्स हमारे पास यहाँ पे आई बी बी है। साथ में हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने बी कॉस थीटा लिख दिया। अब ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इस डायग्राम से कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बी कॉस थीटा कैसे लिखा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया टॉर्क जो है, टॉर्क कोई चीज़ जब रोटेट करने लगती है तब उसमें फोर्स नहीं, हम फोर्स की जगह क्या टर्म यूज़ करते हैं, टॉर्क यूज़ करते हैं। किसी बॉडी का आप रोटेट कर रहे हो, आपके फोर्स लगाने से कोई बॉडी अगर गोल घूम रही है तो वहाँ पे हम टॉर्क वर्ड ना यूज़ करके, वहाँ हम फोर्स वर्ड ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क वर्ड यूज़ करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास क्यू आर जो लाइन है वो ये है, क्यू आर जो यहाँ पे आपके पास ये लाइन थी ना क्यू आर, वो लाइन हमने ये क्यू आर ले ली। अब जब ये कॉइल रोटेट करती है तो F1 फोर्स के कारण ये हिस्सा अंदर जा रहा है, F2 फोर्स के कारण ये हिस्सा बाहर आ रहा है, यानी F1 फोर्स इधर लग रहा है और F2 फोर्स इधर लग रहा है, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये जो एंगल है ये एंगल हमने थीटा लिया है, और ये यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमने थीटा प्लस 90 डिग्री, इसको हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया। देखो डायग्राम में ध्यान से देखो कि ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये एंगल थीटा ही है, और इससे आगे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे इस डेरिवेशन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था इसको हमने फाइनली बी कॉस थीटा कैसे लिखा। ये पूरी साइड हमारे पास b है, इसका हाफ b/2 होगा, यानी ये पार्ट भी b/2 और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट भी b/2 होगा, ये पार्ट भी b/2 और ये भी b/2। अगर हम cos थीटा निकालें, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, h cos थीटा आ जाएगा, यानी बेस हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या है, b/2 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, b/2 कॉस थीटा। ये तो हमने इस हाफ साइड के लिए निकाल लिया। कॉइल तो पूरा रोटेट कर रही है, ये आर्म तो ये पूरी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं b कॉस थीटा। ये तो अभी हमने हाफ के लिए निकाल के देखा तो हमारे पास ये आया। आर्म तो हमारी पूरी है, कंप्लीट आर्म के लिए हम लेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ b कॉस थीटा। अब हम एक छोटी सी चीज़ और यहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आ गया, अब हमारे पास ये कहाँ से आया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हम क्या लिखते हैं बेटा, एरिया लिखते हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हम क्या लिखते हैं, एरिया। तो हमारे पास ये स्मॉल l है और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल b है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हमने एरिया लिख दिया, यानी टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, IBA cos थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से कॉस की टर्म्स में क्या है, IBA cos थीटा। अब अगर हम आगे देखें, अभी मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो क्या आ रहा है, π/2 प्लस थीटा आ रहा है। तो यहाँ से थीटा क्या होगा बेटा, अल्फ़ा माइनस π/2, अल्फ़ा माइनस π/2। अभी पीछे हमारा फार्मूला क्या आया था, टॉर्क IBA cos थीटा। हमें क्या करना है बेटा, थीटा की जगह ये वैल्यू लिख देनी है अल्फ़ा माइनस π/2। हमने थीटा की जगह वैल्यू लिख दी अल्फ़ा माइनस π/2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन अल्फ़ा लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि cos 90 पे, π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 पे किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क IAB, फिर हमने लिखा है cos अल्फ़ा माइनस π/2, तो हम π/2 को पहले ले आए, यानी cos π/2 तो क्या है, माइनस का है, और अल्फ़ा हमारे पास क्या है, प्लस का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, cos π/2 प्लस अल्फ़ा हमने इसको लिख लिया। फिर आप ये माइनस का साइन बाहर भी ले सकते हो, यानी आप इसको टॉर्क को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज IAB cos। अगर आप ये सारा नेगेटिव साइन कॉमन ले लो अंदर तो आपके पास आ जाएगा ये π/2 माइनस अल्फ़ा। अब cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी
कॉस माइनस में ये जो टर्म है इसको आप बिना माइनस के डायरेक्ट कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म यहाँ से क्या आ गई, कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 पे किस में चेंज हो जाता है, साइन में, यानी यहाँ पे हमारे पास ये टर्म क्या बन गई, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन अल्फ़ा। अभी मैंने आपको बताया था, पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम क्रॉस रिमूव करते हैं तो साइन आता है। अब हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए साइन रिमूव कर दिया, तो ये टर्म हमारे पास किस में आ गई, क्रॉस में आ गई। साइन रिमूव करने पे टर्म हमारे पास किस में आ गई है, क्रॉस में, और ऊपर हमने साथ में डायरेक्शंस लगा दी हैं। ये तो हमने टॉर्क डेरिवेशन से निकाल लिया। अब अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी आपने मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब आपने मैग्नेट ले लिया जिसमें दो पोल्स हैं, मैग्नेट मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैग्नेट लोगे तो उसमें दो पोल्स ही होंगे। तो आपने किसी मैग्नेट को, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उस केस में उस पर कितना टॉर्क लगता है, दैट इज़ एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी, एम आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है कंपैरिजन पे कि m हमारे पास आई ए के इक्वल है, m इज़ इक्वल टू आई ए। m हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है करंट कैरिंग लूप की, और ये हमारे पास कैपिटल M है, ठीक है। अगर जो हमने क्वाइल ली है, इफ़ इट कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम टॉर्क के रिज़ल्ट को क्या कर सकते हैं, n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर ये जो एंगल है अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और वो किस पे होती है, 90 डिग्री पे। तो अगर हमारा अल्फ़ा 90 डिग्री है, यानी अगर यहाँ साइन अल्फ़ा की जगह हमारे पास एंगल 90 डिग्री साइन 90 हो, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और टॉर्क की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू एन आई ए बी। और अगर हमारे पास ये टॉर्क हमारे पास ज़ीरो कब होगा, अगर हमारे पास अल्फ़ा क्या हो, 0 डिग्री। अगर अल्फ़ा 0 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज साइन 0 इज 0। आई होप you understand this topic well. In the next video we will discuss about moving coil galvanometer, and the working of moving coil galvanometer is based on this derivation, that when a rectangular coil is placed in a magnetic field then it experiences some torque due to which the coil starts rotating. इस डेरिवेशन में हमने यही किया बेटा कि हमने एक रीज़न लिया, एक जगह ली जहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था। जब हमने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हुआ, और उस फोर्स से उस कॉइल ने क्या किया, रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम में और जनरली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और हमेशा ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एग्ज़ाम में आता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, इसको अच्छे से समझो। फील फ्री टू डिस्कस एनी डाउट। थैंक यू।